आज आप सबके लिए सेना की लिखित परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र का सिंपल पेपर आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो सेना के जीडी, तकनीकी तथा नर्सिंग एवं ट्रेडमैन की परीक्षाओं से संबद्ध प्रश्नों की विवेचना यहाँ हम आपके सामने 20 प्रश्नों का करने वाले हैं। आप उम्मीद है कि इन प्रश्नों के आधार पर आप जरूर समझेंगे कि हमें इसके पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान असीमित है। इस असीमित रेंज से हमें सीमित ज्ञान के आधार पर, यानी सेना के पाठ्यक्रम को आधार मानकर हमें लिखित परीक्षाओं की तैयारी कम से कम तथ्यों में अधिक से अधिक लाभ के लिए कैसे करें, इस संदर्भ में हम आपको पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर ग अर्थात मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा। वहीं दूसरा, बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 की मुक्ति संघर्ष किसके मध्य लड़ा गया? इसका उत्तर ख अर्थात भारत और पाकिस्तान होगा। प्रश्न संख्या 3, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर उड़ीसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर बुध होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 से विवेचनापूर्ण वीडियो इसके आगे उपलब्ध है। इस संदर्भ में हम आपको क्वेश्चन पहला बता रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन का सीरियल नंबर 5 दिया है। इसका मतलब कि इसके पहले 4 और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, इसका भी उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन प्रश्नों की विवेचना की आवश्यकता है, उन प्रश्नों को हमने पहले चयनित किया है। जैसे 5 है, 10 है, 40 है, 80 है, 320 है, 550 है, पुनः 2560 है। इसका मतलब कि इसमें जो और नंबर है, जो बाकी की श्रृंखला में दिए हुए अंकों से भिन्न है, उस भिन्न अंक को छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। 5 में 2 से गुणा किया 10, 10 में 4 से गुणा किया 40, 40 में 2 से गुणा किया 80, और 80 में 4 से गुणा किया तो आपका 320। पुनः 2 से गुणा जब करेंगे तो यहां 640 होगा, तब इसका 4 गुणा यहां 2560 होगा, जबकि यहां श्रृंखला में 550 दे दिया है। इसका मतलब कि इसमें भिन्न संख्या 550 है, जिसको छांटना है। प्रश्न संख्या 6 और 7 की विवेचना आगे वीडियो में उपलब्ध है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैसे ए है, सी है, एफ है, एच है, पुनः डैश 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 और फिर एम है। अल्फाबेट का सीरियल नंबर अगर लिखिएगा तो सहज होगा। 1 नंबर, 3 नंबर, ये आपका 6 नंबर, 8 नंबर और पुनः यहां 13 नंबर है। इस प्रकार से इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा, पुनः इसमें 2 बढ़ा, पुनः हमको यहां 3 बढ़ाना है और पुनः 2 बढ़ाना है, यानी 11 नंबर हमें अल्फाबेट का लेटर चाहिए। तो 11 नंबर अल्फाबेट का लेटर के होता है। इसका मतलब कि यहां उत्तर के होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राजू एक बिंदु P से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। पहले दिशा से संबंधित इन तथ्यों को नॉर्मली जानना आवश्यक होता है। जैसे नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, पुनः इस तरफ पूरब और इधर पश्चिम। अब एक काल्पनिक चित्र की सहायता से एक व्यक्ति 10 किमी उत्तर दिशा
में चलता है, इसका मतलब कि यहां मूल बिंदु से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। यहां हमने दर्शाया 10 किलोमीटर। इसके बाद दाहिने यानी उत्तर से दाहिने वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये 3 किलोमीटर हुआ। पुनः अपने दाहिने यानी पूरब के दाहिने दक्षिण दिशा में वह 6 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब कि वह इधर नीचे 6 किलोमीटर आ गया। तो ये बाकी जो अंतराल है बाबू, तो ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर है। इसका मतलब ये वाला भाग कहिए या ये वाला भाग कहिए, ये छोटा सा भाग जो यहां ग्राफिक्स में दिख रहा है आपको, वो 10 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर यानी मूल स्थान से 4 किलोमीटर ये ऊपर है। इस स्थिति में यहां हो गया 4 किलोमीटर और यहां हो गया 3 किलोमीटर। अब इस विकर्ण से मूल स्थान से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब कि इसको हम काल्पनिक तौर पर यहां बना ले बाबू, तो यहां हो गया 3 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर। तो ये मूल बिंदु है और व्यक्ति वर्तमान में यहां है। इसका मतलब कि इसका कर्ण ज्ञात कर देना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 यानी 16 9 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 और 9 की विवेचना इसके आगे है, जिसमें 8 नंबर कहता है कि सांकेतिक भाषा में CLOCK क्लॉक को क्या लिखा है, KLOKCOLC बाबू लिखा है। तो इसको समझो कि इसको इस भाषा में ये लिखा है, तो कहता है कि STEPS स्टेप्स को इसी भाषा में क्या लिखेंगे, यही प्रश्न है। इसका मतलब कि CLOCK और इसको ये लिखा है, इसका मतलब कि पहले लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा है और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखा है, यानी यहां के और यहां हो जाएगा C और इसको आपस में बदल दिया है यानी COL। ठीक उसी प्रकार से जब स्टेप्स को करेंगे STEPS को करेंगे, वही ऑर्डर यहां लाएंगे। यानी ये देखिए बाबू, ये इंटरचेंज होने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि कॉमन लेटर था, लेकिन यहां इसको आपस में बदलेंगे तो PE और T ये आपका आंसर हुआ। इस आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सेना की लिखित परीक्षाओं में सिर्फ इसी प्रकार की रीजनिंग पूछते हैं, इसका बहुत विस्तार इसके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। साथ ही आपको भौतिक से कुछ प्रश्नों को हमने चयनित किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, निम्न में किस दर्पण से बनता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा तो ये अवतल दर्पण में बनेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अवतल दर्पण में भी जब वस्तु बिंब मुख्य फोकस तथा उसके ध्रुव के बीच जब वस्तु बिंब स्थित होगा तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका उत्तर अवतल दर्पण। और साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं, उन स्थितियों को भी आप याद करेंगे कि जब वस्तु बिंब अनंत पर हो, जब वस्तु बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु बिंब वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु बिंब मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। यानी ये 6ठी स्थिति में ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब वस्तु बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
नंबर 10 को अगर आप याद करते हैं तो पहले बल के लिए, पहले सेना के लिए उपयुक्त जो शर्त है उन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। बल F बराबर ma और इसके लिए आप पहले यहां ध्यान देंगे MKS या SI, MKS या SI मात्रक में इसके दो मात्रक हैं। पहला है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, 1 न्यूटन भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सीजीएस मात्रक इसका होता है, सीजीएस मात्रक इसका है बाबू 1 नंबर है ग्राम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन, और एफपीएस मात्रक है इसका, एफपीएस मात्रक पाउंडल, पाउंडल। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो इन्हें आपस में इंटरचेंज करने का भी तरीका आपको जानना होगा। यानी यहां सीजीएस मात्रक 2 हो गए, ग्राम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन। अब आपको ऑप्शन से चयन करना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अब आइए ठीक उसके बाद 11 नंबर, यहीं इसी से 11 नंबर भी परिभाषित हो जाता है। कहता है कि बल का मात्रक 1 न्यूटन का मान क्या है। अब बताइए केजी 1 न्यूटन का मान क्या है, अभी बताया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का मान है। अगर यही पूछता है कि 1 न्यूटन को अगर डाइन में बदलना है तो 10 के पावर 5 डाइन है। बारह नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब सूर्य उगता है और डूबता है तो सूर्य के आसपास का रंग लाल किस कारण दिखता है। याद रखिए भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजा गया प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश छितराव पर आधारित घटनाएं हैं। और आज से माइंड सेट कीजिए कि आसमान का रंग नीला नजर आना, समुद्र के पानी का नीला नजर आना, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, दिन में सूर्य का सफेद दिखना, ये रंगों से संबंधित प्राकृतिक घटनाएं जितनी हैं उन घटनाओं का सिर्फ और केवल सिर्फ अध्ययन करते हैं प्रकाश प्रकीर्णन में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। यानी इसका उत्तर प्रकाश प्रकीर्णन होगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। याद रखिए बाबू K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। हालांकि टेक्निकल के जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम अब तो असीमित हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से हमारा अनुभव रहा है कि इधर टेक्निकल के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को गर्भित तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री को सारगर्भित तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आप उसको ऑप्शन को चयनित नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो अब यहां ध्यान दो 1/2 कांस्टेंट है और m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। यानी K काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर और वेग पर। किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर और वेग पर। यदा कदा इसका ऑप्शन में केवल एक ही राशि दे देगा, यानी द्रव्यमान या वेग। या कभी अगर द्रव्यमान और वेग दोनों दे दिया तो अगर मान लीजिए कि इसका ऑप्शन बना दिया द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान एवं वेग, द्रव्यमान एवं वेग, द्रव्यमान एवं वेग और कोई नहीं, तो इस स्थिति में ध्यान रहे बाबू आप तुरंत द्रव्यमान देख करके टिक आउट कर देंगे, जो आपके लिए गलत हो जाएगा। यानी बिना ऑप्शन देखे आप कभी इस प्रकार के प्रश्नों को चयनित न करें। उसके बाद दृश्य वर्णक्रम क्वेश्चन अगला है 14 नंबर है कि ताप प्रतिरोध संबंध। देखिए ताप प्रतिरोध संबंध में है कि ताप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ताप जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध के। ताप जो है वो ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है प्रतिरोध का। इसका मतलब कि ये जैसे एक ही लाइन में हो गया, समानुपाती हो गया। इसका मतलब याद रखो बाबू कि ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब कि आज से याद रखिए, ऐसे नहीं
बल्कि अगर इसके बाद संभव हो तो ताप का विशिष्ट प्रतिरोध से क्या संबंध है, ताप का चालकता से क्या संबंध है, ताप का प्रेरकत्व से क्या संबंध है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप टेक्निकल के और नर्सिंग के प्रश्नों को बना पाएंगे। खैर, यहां प्रश्न था कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग के लिए, यदि R प्रतिरोध का एक तार है और उसकी लंबाई आधी कर दिया तो लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध क्या होगा। याद रखना बाबू, इसको बनाने का तरीका दूसरा है, परंतु कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं तो याद रखना आज से R1 बराबर पहला प्रतिरोध, R1 बराबर पहला प्रतिरोध और R2 बराबर दूसरा या अंतिम प्रतिरोध कर सकते हैं, यानी लंबाई में परिवर्तन होने के बाद का प्रतिरोध। केवल लंबाई के लिए सर्वमान्य है। अगर एक ही पदार्थ है तो चूंकि इसका जो असल सूत्र है R बराबर रो L/A के सूत्र से बनाते हैं, परंतु आपको संक्षिप्त विधि में हम बता रहे हैं तो याद रखना R2 बराबर Na² R1। अगर ये न कहे कि तार के पदार्थ में कोई परिवर्तन है तो R2 बराबर Na² R1, तो आधी कैसे करते हैं, 1/2 का स्क्वायर और R1 यानी 1/4 R1 यानी R1/4 होगा, यानी R/4 होगा। इसका मतलब याद रखना बाबू कि अंतिम प्रतिरोध उतना ही होगा जय गुना किया गया है उसका स्क्वायर यानी Na² इनटू पहले से क्या प्रतिरोध है वो उतना ही आपका प्रतिरोध होगा। इस ट्रिक को, इस शॉर्ट मेथड को याद रखिएगा, वरना न्यूमेरिकल से इस विधि से सॉल्व किया जाएगा। तो आप ऐसे नहीं याद करेंगे, आप याद करेंगे कि प्रिज्म जैसे जब श्वेत वर्णें निकलती हैं तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो बैंगनी और लाल का जो क्रम होता है उसमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। यानी विचलन याद रखना बाबू, विचलन और विक्षेपन, विचलन और विक्षेपन सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैंगनी का, माफी चाहेंगे इसके लिए, सबसे अधिक बैंगनी का और सबसे कम लाल का। वहीं अगर तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य में ठीक इसके उलट संबंध है बाबू। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैंगनी का, इसका मतलब कि हमारा प्रश्न जो था वो दृश्य वर्ण में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो याद रहे बाबू इसका उत्तर लाल होगा। लेकिन इन तथ्यों पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो आंकिक प्रश्न से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पानी में ध्वनि का वेग 1440 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी v बराबर 1440 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं, तरंग दैर्ध्य 10 मीटर है। तो कहता है कि तरल द्वारा ऊपर लगने तो आवृत्ति ज्ञात करें, यानी n बराबर वाट। आपने सूत्र जाना है v बराबर m लैम्डा मीन्स v बाय लैम्डा इज इक्वल टू n। इसका मतलब कि n बराबर v क्या होगा 1440 और n लैम्डा, तो आपको n निकालना है तो लैम्डा का वैल्यू यहां 10 है, यानी इसको जब हटाएंगे तो यहां लैम्डा का मान 10 मीटर तरंग दैर्ध्य इस सवाल में दिया है, तो इसके अनुरूप 144 हर्ट्ज होगा। लेकिन परीक्षा
कि प्रश्न पत्र में जो दिया था वो क्वेश्चन ये था बाबू, यानी आंकिक वैल्यू परिवर्तन होने से आप दूसरा क्वेश्चन न माने, यानी भी और लैम्डा बराबर 144 मीटर, तो आपसे n मांग रहा था। n बराबर वाट, वही काम यहां भी करना है। n बराबर डायरेक्ट लिखते हैं वी वाई लैम्डा, मतलब 1440 बटा 144 काटेंगे यानी 10 हर्ट्ज हो जाएगा इसकी आवृत्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न संख्या 18 में किसी तरल द्वारा विस्थापित तरल द्वारा ऊपर की ओर संपादित बल को उत्प्लावन बल कहेंगे, अर्थात इसका उत्तर घ होगा। वहीं पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक अक्ष के बीच बना कोण 10 डिग्री का लगभग, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। बाबू यहां देखिए, प्रारंभिक वेग u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर फेंका जाता है थ्रोइंग बॉडी होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, और फॉलिंग बॉडी होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस जी होगा। इसका मतलब कि यहां सूत्र बनेगा v बराबर u माइनस जी टी। चूंकि यहां थ्रोइंग बॉडी दिया है तो v बराबर 0। अंत में जब जाएगा किसी पिंड को फेंकिएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेग 0 हो जाता है, यानी लास्ट वेग जो होगा वो 0 होगा। और u का मान 50 है, 10 होता है, g का मान 9.8 पृथ्वी के सतह पर होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मानते हैं, इनटू t, यानी 50 बराबर 10t, यानी t बराबर 50 बटा 10, यानी t बराबर 5 सेकंड। ये आपका t निकल गया। और इसके बाद h बराबर हाइट निकालना है, ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इसका मतलब कि यहां देखिए बाबू, u कितना है 50 की रफ्तार से, और t कितना है 5, माइनस 1/2, g कितना है 10, और t क्या होता है 5 का स्क्वायर, यानी यहां करेंगे तो 250 माइनस, ये देखिए 5 गुने 25, यानी 250 माइनस 125, यानी 125 मीटर होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्जाम में इतना समय लेगा, तो इसके लिए सूत्र है H मैक्सिमम, सीधे डायरेक्ट u स्क्वायर बटा 2g, u स्क्वायर बटा 2g। इसका मतलब कि u स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर और 2 इंटू जी तो 10, तो यानी 50 गुने 50 बटा 20, 1 0 2 से 25 और ऐसे 125 मीटर। इस प्रकार से आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब तक इन प्रश्नों की विवेचना न की जाए, इन प्रश्नों का सीधे उत्तर याद करना या सीधे उत्तर देने वाला वीडियो देखना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है।